बच्चों थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम, वेट करना एक मिनट। ओके सर। यस बच्चों, तो पिछली बार हमारी बात हो गई थी इंटरफेरेंस और कैपेसिटी के बारे में। सो अब बात करते हैं कि बेसिकली उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जैसे अगर आप कोई भी चैनल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे थे और उसमें मे भी इंटरफेरेंस अकर हो रहा था, तो उस इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। तो उसमें मैंने आपको उसमें बताया था कि आपकी दो तरीके की कैटेगरी होंगी, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस एंड को चैनल इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। So interference resulting from signals which are adjacent in frequencies to the desired signals is called adjacent channel interference। तो देखिए इसको अगर क्लियरली समझें तो मैं इसको जस्ट पहले एक्सप्लोर कर देता हूँ एग्जैक्टली है क्या। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होते हैं जो कि नेबरिंग सेल्स में होते हैं। क्या होते हैं? नेबरिंग सेल्स में। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। देन ये नेबरिंग सेल में इंटरफेरेंस हो क्यों रहा होगा? तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चों, कि आपका से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा कि भाई एक सेल है, एक सेल का एक यूजर है, वो दूसरे सेल में जा रहा है और मे बी वो हो सकता है इंटरफेयर करे। तो इसका पीछे रीजन क्या होगा? इसके पीछे रीजन होगा कि पर्टिकुलर जो भी बेस स्टेशन होगा वो जब भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को सेंड या रिसीव कर रहा होगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगी सेंडिंग या रिसीविंग में होगी। अब सेंडिंग और रिसीविंग के पीछे लॉजिक क्या है? सेंडिंग और रिसीविंग के पीछे लॉजिक ये है कि भाई जब भी आप पर्टिकुलर करंट सेल से अपनी कोई उस करंट सेल में एग्जैक्टली कोई यूजर होगा और वो यूजर पर्टिकुलर किसी को कॉल कर रहा होगा, तो क्या होगा? पर्टिकुलर वो कॉल चैनल से, उस बेस स्टेशन के चैनल से ट्रेवर्स होके जाएगी। लेकिन अब क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि मान लो एक सेल ए है और एक सेल बी है। आप सेल ए में खड़े हो, ठीक है, और क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल बी का जो पर्टिकुलर रिसीवर होगा, रिसीवर का मतलब जो कि पर्टिकुलर किसी भी कॉल को रिसीव करता होगा, रिसीव करने का मतलब है जाहिर सी बात है फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा होगा। तो मीन्स जो आपका सेल बी का जो रिसीवर है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि वो सेल ए के कुछ चैनल्स को या सेल ए के कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट या गलती से। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ क्या समझ आया आपको? लॉजिक केवल ये समझना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे पास मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास पर्टिकुलर एक तरह का रिसीवर है जो कि पर्टिकुलर किसी भी कॉल रिसीव करता है, लेकिन जिसकी कॉल रिसीव करनी चाहिए उसकी तो कर ही रहा है, उसके साथ के साथ अपने नेबरिंग सेल्स के यूजर को भी सपोर्ट कर रहा है, उनको भी चैनल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है इनपरफेक्ट रिसेप्शन ऑफ सिग्नल या इनपरफेक्ट रिसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो मीन्स क्या, वो फ्रीक्वेंसीज का मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी यूजर होगा वो यूजर भी पर्टिकुलर किसी न किसी चैनल पे ऑपरेट कर रहा होगा, उसके ऊपर में फ्रीक्वेंसी होगी, उससे वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, लॉजिक क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस। यस सर। मोटा मोटा बस अभी आपको यही जानना है कि भाई हमारा जो रिसीवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वहीं यहाँ पर वही करने लगे हैं। तो एडजेसेंट एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस results from imperfect receiver filters which allows nearby frequencies to leak into the pass band। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भी आपकी नियर बाय फ्रिक्वेंसीज है उन पे कोई ना कोई यूजर आके उस पे काम कर ले रहे हैं और जो आपका रिसीवर है उस चीज को अलाउ कर रहा है, तो ये चीज गलत है। So the problem can be particularly serious if an adjacent channel user is transmitting in very close range to a subscriber receiver while the receiver attempts to receive a base station on the desired channel। तो मैंने आपको जो चीज डिस्क्राइब की है कि भाई जो पर्टिकुलर रिसीवर होगा वो अपने करंट सेल के यूजर्स को, यानी कि जो सब्सक्राइबर होंगे, उन सब्सक्राइबर को तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो तो ठीक बात है, लेकिन साथ के साथ वो जो पर्टिकुलर आपका एडजेसेंट चैनल यूजर होंगे उनको भी अलाउ कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप बोलोगे नियर पार इफेक्ट। क्या बोलोगे आप? नियर पार इफेक्ट। जहां पर क्या होगा, वेयर आर नियर बाई ट्रांसमीटर कैप्चर्स द रिसीवर ऑफ द सब्सक्राइबर।
मीन्स क्या है, जो मैंने अभी आपको चीज डिस्क्राइब की है कि भाई सिंपल सी बात है, अलग अलग सेल्स के यूजर जो है वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन में क्या करना होगा, the adjacent channel interference can be minimized through careful filtering and channel assignment। तो भाई देखिए साफ सीधा सोल्यूशन है कि भाई जो हमारा रिसीवर था, जो कि पर्टिकुलर उल्टे सीधे फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स क्या है, हमारा जो फिल्टरेशन प्रोसेस है फ्रीक्वेंसीज का, वो हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी कोई भी फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करने लगे और रिसीवर उसको फिल्टर ना करे। मीन्स बस कहने का ये है कि से मैं कहता हूँ सेल ए की जो फ्रिक्वेंसी थी, अगर वो 10 से 12 पे काम कर रही थी और सेल बी जो है वो 13 से 14 पे काम कर रही थी, तो अगर ये फ्रिक्वेंसीज एकदम बाइंड कर दी जाए तो भाई जो यूजर है वो केवल एक ही रेंज में ही काम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका बेस स्टेशन करेगा, जो रिसीवर होगा वो कर रहा होगा। तो कोई भी 12 या 11.5 फ्रिक्वेंसी वाला यूजर पर्टिकुलर 13 में एंटर करे तो वो 13 पे ही ऑपरेट करे, ऐसा ना हो कि 11.5 या 11 12 पे भी वो सपोर्ट करने लगे। ठीक है भाई, क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके गुड। तो बस भाई आगे कंटेंट इज फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन ईच चैनल, तो ये सब चीजें आप जानते ही हो, लगभग लगभग कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो दैट इज योर एडिशन चैनल इंटरफेरेंस। देन improving coverage and capacity in cellular systems। अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ठीक है भाई, आपने को चैनल की भी बात कर ली थी, को चैनल इंटरफेरेंस की भी बात कर ली थी, एडजेसेंट की भी बात कर ली है। मीन्स आपको आइडिया हो गया है कि सेलुलर सिस्टम हम डिजाइन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे हमें उसकी स्ट्रेंथ या कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसका बेसिक आइडिया आपको हो गया है। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे ठीक है भाई, हमारे पास सेलुलर सिस्टम तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम उसकी कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और यूजर जो है उनको कवरेज ज्यादा से ज्यादा कैसे दी जा सकती है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि भाई हमें सेलुलर सिस्टम को थोड़ा अच्छा बनाना है। देन ये काम आप करोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। वो टेक्निक्स क्या है? सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर देखिए जो बेसिक सिस्टम्स होंगे कि आपको पर्टिकुलर चैनल जो है वो अच्छे प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल प्रोवाइड करने चाहिए, फिल्टरेशन या जो भी फ्रीक्वेंसी डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज आप जान चुके हो, लेकिन अब इसमें कुछ टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है उनकी बात हमने कर ली है, चैनल असाइनमेंट की बात कर ली है, लेकिन हमारे पास अब क्या क्या एडिशनल टेक्निक्स है। तो एडिशनल टेक्निक्स आपके पास हैं, जैसे नंबर 1 सेल स्प्लिटिंग, ठीक है, नंबर 2 सेक्टरिंग एंड नंबर 3 कवरेज जोन अप्रोचेस। तो कवरेज जोन अप्रोचेस ये तीनों चीजें अलग अलग है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। जैसे नंबर 1 सेल स्प्लिटिंग, बच्चे म्यूट करो, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। तो सेल स्प्लिटिंग का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, आपके पास एक ऐसा सेल होगा जिसको आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट मीन्स तोड़ना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कह दूं तो भाई ऐसा है, हमारे पास एक सेल है जिसकी रेंज जो है 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम 10 किलोमीटर ना करके हम 5-5 किलोमीटर के 2 बांटते हैं या 3-3 किलोमीटर के 3 बांटते हैं। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग सेल को तोड़ रहे हैं, दैट इज स्प्लिटिंग। देन नंबर 2 सेक्टरिंग। सेक्टरिंग में क्या होगा? सेक्टरिंग में हम बात करते हैं कि ऐसा ठीक है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर सेल है उस सेल को हम लोग सेक्टर में तोड़ दें। सेक्टरिंग सेक्टरिंग का मतलब है कि हम चीजों को सेक्टर में तोड़ रहे हैं, मीन्स हम लोग कुछ डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। और जो डिवीजन होगा, ये डिवीजन पर्टिकुलर फिजिकली नहीं होगा। जैसे स्प्लिटिंग में क्या होगा, आपको बेस स्टेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई सेल स्प्लिट करना है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने कहा है 10 किलोमीटर वाले को 5-5 के 2 डिवाइड कर दो पार्ट में, तो वहां पर आपको 5-5 किलोमीटर पे या 5 किलोमीटर के लिए स्पेसिफिकली एक बेस स्टेशन को लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे बेस स्टेशन सेटअप करोगे, वो 10 किलोमीटर में 5-5 के 2 बेस स्टेशन लगा देगा। ठीक है, दैट इज स्प्लिटिंग। लेकिन सेक्टरिंग में हम ये बात नहीं कर रहे हैं। सेक्टरिंग में हम पर्टिकुलर सेल को तोड़ेंगे नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, हम एंटीना का सहारा लेंगे। अब ये एंटीना क्या करेंगे? एंटीना जैसे सिंपल सी बात है, हमारा जो पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो अब सेक्टरिंग में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज पे एंटीना लगा दें या सेंटर में लगा दें। ठीक, तो मीन्स क्या हो गया? मीन्स यहाँ पर केवल ये है कि पर्टिकुलर आपके अलग अलग तरीके हैं सेलुलर सिस्टम को बढ़ाने के लिए, सेलुलर सिस्टम की इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, सेक्टरिंग में हम क्या करेंगे, जैसे भाई हम अब यहाँ पर एंटीना होंगे, एंटीना कई तरह के होंगे, जैसे 120 डिग्री
के 60 डिग्री के, मीन्स डिपेंड करेगा कि आपका अगर हेक्सागन है वो 360 डिग्री है, तो उस 360 डिग्री को आप कैसे कैसे बांट सकते हो सकता है 60 डिग्री की बेसिस पे बांटो, हो सकता है 120 डिग्री की बेसिस पे बांटो। तो डिपेंड करेगा कि आप पर्टिकुलर जो एंटीना जहां पर लगा रहे हो उस एंटीना के बेसिस पर कितने सेक्टर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वो अपना नॉर्मली एंगल की बेसिस पे होगा कि 60 डिग्री 20 डिग्री, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो जस्ट इंट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, देन कवरेज जोन अप्रोचेस। अब जैसा है कवरेज जोन अप्रोचेस में जो इसका मेन पार्ट आता है वो होता है माइक्रो सेल जोन पार्ट। ठीक है, तो माइक्रो सेल जोन अप्रोच या पार्ट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हमारे पास एक ही सेल को हम मल्टीपल जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमने सेक्टर में किया था, लगभग लगभग हम वही काम माइक्रो सेल जोन के थ्रू करेंगे। मीन्स आपके पास एक सेल होगा, उसको उसमें स्पेसिफिक कुछ जोन बना देंगे और उसके लिए स्पेसिफिक कुछ टेक्निक या टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओवरव्यू क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड भाई, कंसंट्रेटली सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है सभी। अब बात करते हैं भाई फटाफट एग्जैक्टली जो टेक्निकल टर्म्स है आपके हर एक पार्ट में। तो जैसे नंबर 1 सेल स्प्लिटिंग में क्या कर रहा है, सेल स्प्लिटिंग अलाउज एन ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द सेलुलर सिस्टम। मींस क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू आप ही सेलुलर सिस्टम को बढ़ाओगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उल्टा सीधा कर दो। तो मींस ऑर्डर का मतलब है कि आपको स्पेसिफिक एक सिंक्रोनाइजेशन मैनर में या सिक्वेंशियली मैनर में चीजों को बनाना है। देन सेक्टरिंग यूजेस डायरेक्शनल एंटीनास टू फर्दर कंट्रोल द इंटरफेरेंस एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज ऑफ चैनल। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंटीना की बात कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी रीयूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग है चीजें कि भाई वहाँ स्प्लिटिंग में क्या कर रहे हैं, हम सेलुलर सिस्टम को ही बांटेंगे, पूरा नया सेटअप कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी रीयूज या इंटरफ्रेंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं इनटू द सेक्टरिंग। देन जोन माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द कवरेज ऑफ अ सेल एंड एक्सटेंड्स द सेल बाउंड्री टू हार्ड टू रीच प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पर इसका फायदा क्या हो रहा है, माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ठीक है भाई, मैं पर्टिकुलर अपनी टेक्निक या टेक्नोलॉजी के थ्रू जोन्स में तो बांटूंगा, लेकिन साथ के साथ अगर मैं ऐसा ना करूं कि भाई हमारी जो सेल बाउंड्रीज हैं और कुछ प्लेसेस ऐसे में भी हो सकते हैं जहां पर आपका सिग्नल या पर्टिकुलर सर्विस नहीं जा रही होगी, तो अगर मैं थोड़ा सा अपना अपने आप को एक्सपेंड कर देता हूँ तो क्या होगा, आप जाहिर सी बात है थोड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक, तो ये पर्टिकुलर ये तीनों के अपने अलग अलग तरीके हैं। देन उसी में आप अंदर एंटर करते जाते हैं टॉपिक में। So while cell splitting increases the number of base station in order to increase the capacity, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी सेल स्प्लिटिंग के थ्रू, तो सेक्टरिंग एंड माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, दे रिलाई ऑन बेस स्टेशन एंटीना प्लेसमेंट टू इंप्रूव कैपेसिटी बाय रिड्यूसिंग दी को चैनल इंटरफेरेंस। तो देखिए स्प्लिटिंग इज द सेपरेट ऑप्शन, ठीक है, या सेपरेट टेक्निक है। उसमें क्या हो रहा है, हम एकदम अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सेक्टरिंग में और जोन में यहाँ पर आप बस ये मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए, स्प्लिटिंग में हम एक नया बेस स्टेशन बना रहे हैं, नया सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द सेल स्प्लिटिंग, वो एकदम अलग हो गया। लेकिन सेक्टरिंग और जोन में हम ये बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर पर्टिकुलर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें ही चेंजमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई चैनल इंटरफेरेंस को घटाना हो, कैपेसिटी को बढ़ाना हो, तो हम उसमें इस टाइप की चीजों की बात करेंगे। देन कंप्यूटेशनल लोड को घटाना ये सब बातें कर रहा है, जैसे बात कंप्यूटेशनल लोड घटेगा। देन सेल स्प्लिटिंग, तो मैं चाहूंगा भाई फटाफट पढ़ते जाओ। सब डिवाइडिंग अ कंजेस्टेड सेल इनटू अ स्मॉलर सेल, बात हो गई है। ईच विद इट्स ओन बेस स्टेशन एंड अ करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन एंटीना हाइट एंड ट्रांसमीटर पावर। अब क्या हो सकता है, जैसे याद कीजिए मैंने आपको अम्ब्रेला सेल अप्रोच बताया था, कोई बता सकता है भाई अम्ब्रेला सेल अप्रोच क्या थी? So उसमें सर जहाँ पे कई बार बैकएंड प्ले छूट जाता है उसको कवर करने के लिए सर, जो गैप हाँ छूट बेटा क्या जाता है समझेंगे? सर, जो गैप छूट जाता है सर किसी एरिया में, तो उसको कवर करने के लिए है। एरिया छूट जाता है? सर जब आपने एग्जांपल दिया था, जैसे कोई कार है बहुत स्पीड में मूव कर रही है, तो मैं जो बेस स्टेशन हैं उसको कवर अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी स्पीड में है कि एक से दूसरे में लगातार चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा मेन सर्विस होता है, एमएसपी होता है, वो उसको डायरेक्ट कहता है कि हम एक अम्ब्रेला टाइप का बना लेंगे और उसको डायरेक्ट हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो मीन्स क्या है आपको याद होगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि भाई बेसिकली क्या है हमारे पास क्या होता है
एक पर्टिकुलर रीजन है, उसमें पर्टिकुलर पेडेस्ट्रियन यूजर होते हैं और हाई स्पीड कार्स होती है। मीन्स हम लोग ने वहाँ पर वेलोसिटी की बात की थी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि हम क्या करें। वहाँ पर आपके पास जैसे मैंने बताया कि बेसिकली नॉर्मली आपका क्या होता है, आपने एंटीना घर बढ़ा दी थी, एक बहुत बड़ा एंटीना लगा दिए, मतलब बढ़ा दिया था, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे डिवीजन कर दिए थे, ठीक है। तो अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, कि हमारा पर्टिकुलर जो एंटीनाज हैं, हम बेस स्टेशन को तो डील करेंगे, ठीक है, बेस स्टेशन हम बना ही रहे हैं, लेकिन वो बेस स्टेशन ऐसा नहीं कि आपने सेम टाइप का बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ और मैं 10 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर को डिजाइन कर रहा हूँ, तो 10 किलोमीटर इज द 10 किलोमीटर रिएक्ट एज द एमएससी, कि भाई 10 किलोमीटर वाली रेंज को एमएससी देखेगा। लेकिन 5 किलोमीटर का अगर बात कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है जो फ्रिक्वेंसी का डिप्लॉयमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ऐसा है हम एंटीना की हाइट थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका एक बड़ा एंटीना लगा रखा है वो तो आपका काम कर ही रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा और पर्टिकुलर सर्विस को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने थोड़े से एंटीना छोटे कर दिए हैं, एंटीना की हाइट छोटी कर दी हुई है, और पर्टिकुलर जो ट्रांसमिशन की पावर थी उस पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, हो सकता है जो बड़ा वाला वो हाई पावर पे ट्रांसमिशन कर रहा हो, जो लोअर हाइट वाला एंटीना है वो पर्टिकुलर लोअर पावर पे ट्रांसमिशन कर रहा हो। तो मीन्स यहाँ पर केवल आपको ये समझना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं कि बेसिकली हमें तो सर्विस देने में मतलब है, कैपेसिटी को बढ़ाने से मतलब है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो आपके पास ये जो मेथड हो सकते हैं एंटीना हाइट को बढ़ाने के लिए, ट्रांसमिशन पावर को एडजस्ट करने के लिए। Then cell splitting increases the capacity of a cellular system since it increases the number of times that the channels are reused. तो मीन्स क्या है, हम कहीं ना कहीं हम लोग पर्टिकुलर चैनल्स को रियूज करते हुए ये सर्विस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा रहे थे और हमने जब कैपेसिटी बढ़ाई है तो चैनल को रियूज करने की बात ही ना करें। हमें क्या करना होगा, हमें चैनल रियूज को करना ही करना है। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा फिगर देख लो आप लोग, देखिए कुछ यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा है। तो जो सेल स्प्लिटिंग में मैं बात बोल रहा हूँ वो क्या है, कुछ इस वे में रिप्रेजेंट की जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पर सेल ए है, ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर इस सेल का सब पार्ट है। इसी तरह नॉर्मली ये सेल, तो आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सेल्स में ही पर्टिकुलर डिवीजन करते हुए जा रहे हो। देन अब देखिए जब आप डिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि आपने पर्टिकुलर करंट सेल सिस्टम को घटाया हुआ है या उसको डिवाइड किया हुआ है, तो होगा क्या, आपकी सेल की रेडियस कम होगी। क्या होगा, जो सेल की रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू डी बाई आर, जो कि क्या था आपका को चैनल रीयूज रेशियो। अब ये हमें क्यों करना पड़ता है, जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके दो चैनल आस पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे, तो हमें वो चीज भी बचानी है। तो अगर आपका पर्टिकुलर रेडियस को आप चेंज कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो को चैनल रीयूज रेशियो था उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। और अगर को चैनल रीयूज रेशियो दैट इज क्यू वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरफेरेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो भाई हमारे पास यहाँ पर बाउंडेशन आ जाती है कि ठीक है भाई आप रेडियस को तो चेंज करो, लेकिन जो आपका को चैनल रीयूज रेशियो था उसका जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो चेंज ना हो। मींस स्पेसिफिकली आपका जो एक इंटरवल या रेशियो आपने डिफाइन किया होगा वो आपका एज इट इज चलता रहे ताकि आपका इंटरफेरेंस क्रिएशन ना हो। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मीन्स आप, ठीक है गुड। तो मीन्स यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है हम रेडियस तो बढ़ा देंगे भाई क्योंकि हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक एग्जिस्टिंग सेल में डिवीजन कर रहे होगे, डिवीजन कर रहे हो तो रेडियस घट रही है, रेडियस घट रही है तो वो आपका को चैनल रीयूज रेशियो का इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन आपका को चैनल रीयूज रेशियो इतना एफिशिएंटली आपको डिफाइन करना पड़ेगा ताकि आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, उसी बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, से आपने रेडियस को हाफ कर दिया था तो r/2 किया होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स वुड increase the number of clusters over the coverage region, which in turn would increase the number of channels and thus capacity in the coverage area. तो मीन्स क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे जो पर्टिकुलर क्लस्टर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। सिंपल सी बात है,
आपका एक क्लस्टर के अंदर, आप सेल की बात कर रहे थे, तो एक सेल के अंदर आप डिजाइन कर रहे हो तो क्लस्टर का साइज भी इम्पैक्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, पर्टिकुलर को चैनल रेशियो भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ेंगे, रीस्केलिंग, डी बाई आर, अनचेंज। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। कब होगा क्या यहाँ पर, ये जो मैंने पॉइंट देखिए राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने क्यू की बात की थी, डी बाई आर अनचेंज की बात कर रहे हो, डी बाई आर का मतलब है डिस्टेंस बाई रेडियस। तो आपका जो भी को चैनल होगा उसकी जो डिस्टेंस आपने लिखी होगी और हर एक सेल की जो रेडियस होगी वो आपको चेंज रखनी है, ताकि पर्टिकुलर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो किसी भी तरह की चैनल एलोकेशन स्कीम को इफेक्ट ना करे। तो रीस्केलिंग भी एक कॉन्सेप्ट आता है। रीस्केलिंग में क्या होता है, हम पर्टिकुलर जो क्यू था उस क्यू को रीस्केल करते चले। क्या करते चलें, जो हम डी बाई आर रेशियो की बात कर रहे हैं या को चैनल रीयूज रेशियो की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि हम उसको रीस्केल करते थे। रीस्केलिंग का मतलब क्या है, रीस्केलिंग का मतलब ये है भाई कि से मैं कहता हूं पहले डी बाई आर की जो वैल्यू थी से 20 किलोमीटर, ठीक है, वो 20 किलोमीटर पर दूरी पर एग्जिस्ट कर रहा है, सेम सेम को चैनल जिसको आप बोलते हो। तो अब होगा क्या, अगर भाई आपने डिवीजन किया था तो रेडियस क्या होगी, घटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले जो रेडियस होगी वो हाफ होगी, यहाँ तक होगी, लेकिन जैसे आपने बढ़ाया तो हाफ की हाफ होगी, तो r/2 हो गई। तो मीन्स है हमें जो आपका 20 किलोमीटर वाली रेंज थी उस 20 किलोमीटर वाले को भी चेंज करना। पहले को चैनल 20 किलोमीटर पे एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हो सकता है 15 किलोमीटर पे हो गए हो, 12 किलोमीटर पर हो गए हो। तो मीन्स आपको पर्टिकुलर उसको रीस्केल करते हुए चलना है, चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो और कह रहे हो कि हाँ भाई वो अपना क्यू डी पे यार जाने, नहीं, आपको क्या करना है, उसको रीस्केल करते हुए चलना है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर सेल डिवीजन करे हुए हैं। ओके बच्चों, क्लियर? Yes, sir. यस। गुड। तो अब बात करते हैं भाई सेक्टरिंग की। सेक्टरिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, सेक्टरिंग में हम क्या करते हैं, मैंने आपको जैसा अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ एंटीनास का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उन एंटीनास की बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर देख लो भाई, थोड़ा कुछ समझ में आएगा। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखिए जो आपका पर्टिकुलर सेल्स हैं, उन सेल्स में आप पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स बना रहे हो, वो सेक्टर्स पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर डिवाइड किए जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है 120 डिग्री, जैसे आपका हेक्सागन होगा तो 360 डिग्री टोटल होगा अगर सेंटर से देखें हम, ठीक है। तो अब अगर 120 डिग्री पे आप उसको डिवाइड कर रहे हो या सेक्टराइज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात 3 सेल्स आपके डिजाइन किए जाएंगे। लेकिन अगर आप 60 डिग्री डिफाइन कर रहे हो तो क्या होगा, आपके 6 सेक्टर डिजाइन किए जाएंगे। तो मीन्स यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर भी लगभग लगभग हम काम वही कर रहे हैं, लेकिन हम सेल की बॉडी को नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग, बात समझनी चाहिए आपको। वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हम लोग एक तरह के बेस स्टेशन को बना रहे थे। यहाँ पर हम बेस स्टेशन को नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एंटीना लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये सुनो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है, सर। गुड। ये आपको देख के आइडिया हो गया होगा। तो स्क्रीन विजिबल है ना, कंटेंट दिख रहे हैं आप लोग को, नहीं दिख रहे हैं, पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो? देख रहे हाँ हैं सर सर। दिख रहे हैं। दिख रहा है। ठीक है, चलो दिख भाई रहा अब ये जरा ठीक है, गुड। तो जरा मैं चाहूंगा भाई जरा 2 मिनट इसको पढ़ो, मैं पढ़ो, फिर मैं पूछता हूँ आप लोग से कि एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा है। 2 मिनट जरा ध्यान से पढ़िए भाई। बच्चों स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। सब दिख रही है, दिख रही है। चले, ठीक है, कोई
उदय प्रताप यादव, बच्चा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा बताओ क्या पढ़ा? सर सेक्टरिंग में होता है कि सेल जो होता है उसको हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, इसे एंगल के आधार पर। और इससे क्या होता है, कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, और जो कि अगर कोई चैनल इंटरफ्रेंस भी कम होता है इससे। और सर चलो ठीक है भाई, ठीक है गुड। चलो इम्प्रूव करो उदय, ये अच्छी बात है। इस तरह पढ़ा दिया करो, ठीक है। ओके ओके सर ओके। तो देखिए आप लोगों ने जो कंटेंट यहाँ पढ़े होंगे बेसिकली, तो बेसिकली आपने देखिए यहाँ जो कंटेंट पढ़ा वो देखिए यहाँ पर कुछ आपको SIR दिख रहा है, शायद आप लोग मे भी इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं, तो ऐसा ही होता है सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो। क्या होता है? सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो मीन्स आपका जो पर्टिकुलर सिग्नल है उस सिग्नल में पर्टिकुलर इंटरफ्रेंस कितना है, इस पर्टिकुलर चीज को आप मेजर, दैट इज SI। ठीक, क्लियर? सो अब सेकंड में आपको बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो इसके बारे में फटाफट मैं बता देता हूँ। So by decreasing the cell radius R and keeping the co-channel ratio D by R unchanged, cell splitting increases the number of channels per unit area। ठीक है, तो भाई हम लोग का जो हमने पर्टिकुलर सेक्टरिंग में किया था उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है। ठीक है, तो जो आप क्या होगा, हम लोगों ने चैनल्स को बढ़ाया था। अब चैनल्स आपने बढ़ा तो दिए, लेकिन अब क्या होगा? So how another to increase the capacity is to keep the cell radius unchanged and seek methods to decrease the D by R ratio। तो अब हमें देखना होगा कि हमारे पास जब भी आपने सेल रेडियस को अनचेंज किया हुआ है, मीन्स हमने उसमें चेंजमेंट किया था, यहाँ पर हम अनचेंज की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास D by R रेशियो को मैनेज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो एज इन ऑल्सो सेक्टरिंग इंक्रीजेस SIR। अब सेक्टरिंग क्या करता है? सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो बढ़ाता है। ठीक है, क्यों बढ़ाता है इसको देखते हैं। सो दैट द क्लस्टर साइज में बी रिड्यूस्ड। अब हम क्या कर रहे हैं? क्लस्टर साइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा चीजें आपको इंटर रिलेट करनी पड़ेंगी। तो होगा क्या, जब भी आप चीजों को सेक्टर में बना रहे होगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने सेक्टर को किसी भी सेल को सेक्टराइज कर दिया है और उसका इम्पैक्ट क्लस्टर पे ना पड़े। जाहिर सी बात है, अगर आपने सेल को सेक्टराइज किया है तो वो कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन आपके क्लस्टर सिस्टम के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्लस्टर तो आपका कांस्टेंट था, तो क्या होगा, आपका क्लस्टर साइज कहीं ना कहीं घट रहा होगा। कैसे घटेगा बताइए भाई कोई? आपका जो क्लस्टर, अगर मैंने सेक्टराइज की है चीजें, तो आपका क्लस्टर साइज कैसे घटेगा? कोई भी बच्चा बताओ जरा, जिन्होंने पढ़ रखा है। बताओ भाई बच्चों। गोस्वामी, शिवम गोस्वामी, है कि नहीं है भाई ये? चल सो जाओ तुम लोग। प्रांजल आज तो नहीं बोल रहे भाई? सर सेक्टरिंग में सर जैसे, हाँ सर सेक्टरिंग, मैं कह रहा हूँ लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है क्या? क्लियर है सर, मतलब सर आप यही पूछ रहे हैं ना सर कि यहाँ पे क्लस्टर क्यों रिड्यूस क्यों हो रहा है क्लस्टर साइज? सर क्योंकि सर सेक्टरिंग में सर जैसे हम सेल के रेडियस को चेंज, मतलब सर जैसे उसमें क्या था सर, स्प्लिटिंग में क्या था सर कि हम सेल को ही चेंज करके एक दूसरा सेल बना दे रहे थे सेल के अंदर ही सर, तो वहां पे सर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जा रहे थे। सेक्टरिंग में क्या था, सेक्टरिंग में हम नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ा रहे सर, उसी सेल में उसको सेक्टर में बांट दे रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर उसके कंपेरिजन देखा जाए तो सर क्लस्टर साइज तो सर रिड्यूस ही हो रही है ना। ठीक है, तो ठीक है भाई, हाँ तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर, अगर आप सिंपल सी बात है भाई, एक चीज को अगर घटा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपका क्लस्टर पर पड़ेगा, क्योंकि आपका सिंपली डिवीजन हो रहा है, तो क्लस्टर साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, then in this approach this first the SIR is improved using directional antennas, then capacity improvement is achieved by reducing the number of cells in a cluster। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें SIR को इम्प्रूव करना है। कैसे हमने इम्प्रूव किया है? डायरेक्शनल एंटीना के थ्रू। देन कैपेसिटी इंप्रूवमेंट अचीव बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर। तो देखिए मैं थोड़ा सा आप चीजें इंटर रिलेट करना चाहूंगा। होगा क्या, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपके जो सेल स्प्लिटिंग है और सेल सेक्टरिंग है, ये दोनों साथ में काम कर रही हैं।
सभी लोग ध्यान सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं, सेल स्प्लिटिंग और सेल सेक्टरिंग दोनों साथ में काम कर रही हैं। अब मैं थोड़ी सी मान लेता हूँ कि भाई सेल स्प्लिटिंग ने अपना काम करके रख दिया है और वो अपना फारिग हो गया। देन अब क्या होगा, अब हमारे जो हमने कहा था इस सेक्टरिंग में हम क्या करेंगे, एंटीना का यूज करेंगे। तो अब जैसे ही आप एंटीना का यूज करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, हमारी जो पर्टिकुलर एंटीना आपने बाउंड्री पर लगा दिया होगा तो वो क्या करेगा, आपकी पर्टिकुलर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को घटाएगा। सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो पे हम बोझ क्यों डाल रहे हैं, हम फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, सेल स्प्लिटिंग जब आपने की होगी तो उसमें नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आपके जो सिग्नल है उन सिग्नल्स में इंटरफेरेंस आने लगेगा। तो अब जैसे ही इंटरफेरेंस आने लगेगा तो आप अगर वो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को कम करने के लिए आपने एंटीना को लगा दिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रियल लाइफ में कैसे आप इसको देख सकते हो। रियल लाइफ में इसको आप ऐसे देख सकते हो कि होता क्या है, आप पहले देखते हो एंटीना जो होते थे बड़े दूर दूर होते थे, ठीक है, एक एंटीना लगा दिया और पूरे कल्याणपुर में एक या पूरे एरिया में, पूरे आपके जो भी रीजन होगा उस एरिया में केवल एक एंटीना दिखते थे। लेकिन क्या हुआ, मोबाइल्स बढ़ने लगे मोबाइल्स बढ़ने लगे तो आपने देखा होगा एंटीना बढ़ रहे हैं। अब ये एंटीना क्या हो रहा है, आप देखते हो सिंपली क्या होता है, बेस स्टेशन, आप थोड़ी देर मान लो से एक एक्सचेंज होता है, टेलीफोन एक्सचेंज होता है, दैट इज बेस स्टेशन, थोड़ी देर मान लीजिए। और जो एंटीना टावर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह देखोगे आप एक खंभा लगा दिएगा और 2-3 एंटीना लगा दिए गए। तो मीन्स क्या किया गया, क्योंकि आपके सिस्टम पर बोझ बहुत ही बढ़ रहा है, सेल स्प्लिटिंग आपकी होती हुई जा रही है, और उस सेल स्प्लिटिंग के बावजूद क्या हो रहा होगा, आपके इंटरफेरेंस या दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होंगी, तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, सिंपली एंटीना को लगा दोगे जिससे यूजर को सर्विस मिले। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ लॉजिक की नहीं, यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि आप देखिए क्या होता है कि आप कहीं भी मार्केट में जाइए तो मार्केट में से अगर आप एक रोड पे चल रहे हो तो उस रोड पे आपको हर घर की छत पे, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि हर 15-20 घर छोड़ दो, तो हर 15-20 घर छोड़ने के बाद आपको एक एंटीना दिख जाएगा, ठीक है, मीन्स एक टावर लगा होगा, उसमें खूब सारे एंटीना लगे होंगे और वो अपना डिप्लॉय करोगे। तो मीन्स क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा लंबे लंबे से एंटीनाज होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे से आपको दिखते होंगे साउंड बार की तरह, जो आपके सिंपल से साउंड बार होते हैं, तो उस साउंड बार की तरह आपको लगेगा कि क्या है ये, वो एक तरह के एंटीना होते हैं जिसको आप एक तरह के डायरेक्शनल एंटीना बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। गुड। सो इससे होगा क्या, अपने एंटीना से लगाने से आपने फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ा दिया होगा। सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिलेटिव इंटरफेरेंस विदाउट डिक्रीजिंग द ट्रांसमिट पावर, हमें ट्रांसमिट पावर को भी नहीं घटाना है। So then the co-channel interference in a server system may be decreased by replacing a single omnidirectional antenna at the base station by several directional antennas. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें अगर को चैनल इंटरफेरेंस पे डील करना है, जब हम कह रहे हैं कि हम को चैनल इंटरफेरेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीमेंट देखते हैं उसमें, तो अगर हमें को चैनल इंटरफेरेंस को डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तरह के ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को यूज करना चाहिए बेस स्टेशन के साथ। हम क्या कर रहे हैं, हम बाउंड्रीज पे, ये देखिए जो नीचे फिगर है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि हम बाउंड्रीज पे एंटीना लगा रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक तरह का ओमनी डायरेक्शनल एंटीना हम बीच में लगा दें, तो उससे हो सकता है आपका को चैनल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। देन बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना अ गिवन सेल विल रिसीव इंटरफेरेंस एंड ट्रांसमिट विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल को चैनल। द ये टेक्निक तो फॉर उल्टा हो गया डिक्रीजिंग सर, ओमनी डायरेक्शन को चेंज करके सर हम कई सारे डायरेक्शनल एंटीना में करते हैं ना सर। दोनों अलग कैटेगरी है बेटा। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना की जो रेडिएशन होती है वो होती है 360 डिग्री, ठीक है, मीन्स आपने बेस स्टेशन में बीच में एक लगा दिया और आपका काम हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या, अगर आप ये को चैनल को क्यों रिड्यूस, बेटा म्यूट करो जरा। हाँ, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक ध्यान समझना। मैं कह रहा हूँ एक बेस स्टेशन आपने बनाया, उस बेस स्टेशन में एक एंटीना लगा दिया जिसकी रेडिएशन क्या है 360 डिग्री है, मीन्स चारों तरफ वो अपने सिग्नल्स को डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ कि पर्टिकुलर जो को चैनल सेल्स होंगे, को चैनल तक आपका सिग्नल जाएगा ही नहीं, ठीक है, को चैनल सेल तक आपका सिग्नल जाएगा ही नहीं। तो मीन्स क्या हुआ, आपकी जो पर्टिकुलर रेंज है वो स्पेसिफिक एक हेक्सागन तक ही लिमिटेड रही। देन जो हम डायरेक्शनल एंटीना का यूज कर रहे हैं, हम उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, डायरेक्शनल एंटीना का क्या होता है, स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में वो डिप्लॉयमेंट करते हैं रेडिएशन का, ठीक है, मीन्स जो सिग्नल वो डिप्लॉय करेंगे या रेडिएट करेंगे वो स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी
अगर आपका जो करंट सेल है उससे मान लो 10 किलोमीटर दूरी पर वो चैनल सेल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपके मल्टीपल अलग अलग बाउंड्रीज पर आपने अलग अलग एंटीना लगा दिए हैं, तो वो एक तरह का इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास अभी मैंने आपको कई बार बोला भी होगा कि आपके जो एंटीनास हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। इसका अभी आपके क्वेश्चन का मैं और देखता हूँ क्या है आंसर। तो द टेक्निक फॉर डिक्रीजिंग कोचर इंटरफेरेंस एंड thus इंक्रीजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना इज कॉल्ड सेक्टरिंग। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, कोच एंड इंटरफेरेंस को हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस जो है उसको हम कम कर रहे हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं थ्रू डायरेक्शनल एंटीनास। ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। यस Yes, सर। sir. प्रांजल बेटा? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, चलो गुड। सो डिवीजन की बात हो गई है। देन माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट। अब माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हैंड ऑफ की बात कर रहा है कि भाई से अगर आपके सिस्टम में हैंड ऑफ अगर हो रहे हैं ज्यादा, तो हम क्या करें, जो आपने सेक्टरिंग की होगी, सेक्टरिंग की वजह से मे भी हो सकता है कि आपके हैंड ऑफ में भी बढ़ गए हों। थोड़ी लिए सिनेरियो मान लीजिए, तो हमें क्या करना होगा, इंक्रीज लोड ऑन द स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द मोबाइल सिस्टम। तो मीन्स हमारा जो पर्टिकुलर मोबाइल सिस्टम होगा उसमें स्विचिंग और जो चैनलाइजेशन कॉन्सेप्ट है उन पे कहीं ना कहीं लोड बढ़ रहा होगा कि हैंड ऑफ बढ़ रहा था। तो हमें सोल्यूशन क्या करना है, हैंड ऑफ के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। अब यहाँ पर जोन का मतलब क्या है, जोन को ध्यान से देखिएगा भाई थोड़ा सा। देखिए क्या कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक बेस स्टेशन है। ठीक है, और उस बेस स्टेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमने कुछ जोन डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ देखिए बेस स्टेशन के थ्रू कुछ जोन सिलेक्टर बनाए हुए हैं, इन जोन से कुछ पर्टिकुलर लाइंस निकली हुई हैं। अब ये जो लाइंस निकल रही हैं ये वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा है वो माइक्रोवेव और फाइबर ऑप्टिक लिंक ले रहा है। मीन्स हमने क्या किया हुआ है, हमने एक बेस स्टेशन से कुछ स्पेसिफिक लाइन बिछाई हुई है और अलग अलग एरिया में बांट दी है। ठीक है, अब जब अलग अलग एरिया में बांटी तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि 7 जोन्स हैं। तो बताओ भाई यहाँ पर 7 जोन्स आपको दिख रहे हैं क्या, ये जो सर्कल्स हैं इन सर्कल्स में आपको 7 जोन्स दिख रहे हैं क्या? सर Yes, sir. बताओ कैसे भाई, बताओ कैसे दिख रहा है? सिंपल सी बात है, देखिए आपके जो एरिया डिवीजन हो रहे हैं उन एरियाज को देखिए, जैसे एक होल सर्कल है उसके अंदर आपने 3 सर्कल बना दिया है और उनके इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये टोटल जब काउंट करोगे तो आपके 7 निकलेंगे। तो 1 3 एंड 3 7 हो गए। ठीक है भाई, तो 7 जोन्स को तो आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सिंगल देखिए जो सिनेरियो वहां पर था कि आपके एक पर्टिकुलर बेस स्टेशन होगा, उससे आप पर्टिकुलर कुछ लाइंस निकालोगे। वो लाइंस क्या हो सकती हैं, कोई एक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव हो सकती हैं। मींस आप मल्टीपल जोन्स को बना रहे हो। ठीक है, देन आप मोबाइल ट्रेवल्स विद इन अ सेल, इट इज सर्व्ड बाय द जोन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। तो जोन का फायदा क्या हुआ, जिस भी जोन में पर्टिकुलर यूजर जाएगा वहां पर थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हो आप थ्रू माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट। दिस अप्रोच सुपीरियर टू द सेक्टिंग सिंस एंटीनास आर प्लेस्ड एट द आउटर एज ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम लोग सेक्टिंग में जो डायरेक्शनल एंटीना का यूज कर रहे थे उसकी बेसिस पे क्या करोगे, ये थोड़ा सा आपकी बेटर टेक्निक मानी जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीजें क्लैश करती हैं। हम लोग जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वायरलेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट कर रहा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइबर ऑप्टिक केबल की बेसिस पे कर रहा है। अब देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल का मतलब क्या है, मीन्स फाइबर ऑप्टिक केबल या जो भी आपकी लाइंस होंगी वो लाइंस स्पेसिफिक एक एरिया तक जाएंगी और वहां तक बिछाने के बाद उस एरिया को वायरलेसली कवर करेंगी। ठीक है, क्या होगा, जैसे एक्सेस पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वही चीज के बारे में बता रहा है। So advantage of the zone cell technique is that while the cell maintains a particular coverage radius, the co-channel interference in the solar system is reduced since a large central base station is replaced by several lower power transmitters on the edge on the cell. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए वही बात करेगा, सिंपल से जो आप लोग पढ़ चुके हो वही फालतू बातें करेगा कि हमने ट्रांसमीटर पावर लगा दिया है, चेंज कर दिया है, एच पे लगा दिया है, और को-चैनल को जो भी आपके पर्टिकुलर पैरामीटर से लगभग वही है और उनकी डिक्रीमेंट की बात कर रहा है। चलिए भाई इतनी रखते हो गए बच्चे।
किसी कोई डाउट बच्चों पूछ सकता है भाई, बताओ। नो सर। नो सर, नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है।